और इसी बीच एक बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव का रिपोर्टर्स पोल भी आ गया है। यूपी की सभी 9 सीटों का रिपोर्टर्स पोल आ गया है। उत्तराखंड की एक सीट का भी रिपोर्टर्स पोल हम आपको बताएंगे। और यूपी की 9 सीटों का क्या अनुमान है। 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जो कि मैट्राइज के अनुसार बताया जा रहा है। और इसके अलावा यूपी की 9 सीटों की अगर बात करें तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। रिपोर्टर्स पोल के बारे में भी आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। सबसे हॉट सीट के बारे में भी बताएंगे। हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी सीसा मऊ से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं रिपोर्टर्स पोल के बारे में जानने को। ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम बाबू मिश्रा, जरा बताइए क्या कह रही है जनता, और आज पूरा दिन आपने रिपोर्टिंग की, क्या कुछ नजर आया और एग्जिट पोल क्या कहते हैं? जी मैं आपको बताऊं कि सीसा मऊ विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो, तो बातचीत का के आधार पर जो रिजल्ट दिखता नजर आ रहा है, तो लड़ाई बेहद बहुत ही नजदीकी नजर आ रही है। बहुत ही नजदीकी नजर आ रही है यहाँ पे। हालांकि भाजपा को थोड़ी सी एज इसलिए दिख रही है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में इस बार एकजुट होकर मतदाताओं ने वोट किया है और बड़ी संख्या में मतदाता घरों से अपने निकले हैं। और जबकि मुस्लिम क्षेत्रों में ये शिकायतें लगातार मिलती रही कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, तो इसका प्रभाव देखा जा सकता है चुनाव परिणाम में। और एक बड़ा कारण है कि जो इरफान सोलंकी विधायक थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। कुछ जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का वोट था, तो वो वह रूठा हुआ था, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार 25 साल से इस विधानसभा सीट पर हाजी इरफान सोलंकी के परिवार का कब्जा था, तो लोगों में कुछ नाराजगी थी और वह कुछ चाहते थे कि भाजपा का अगर विधायक यहाँ से होता है तो क्षेत्र के विकास में उसकी मदद मिल जाएगी और जो सीता मऊ क्षेत्र में जन समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन एक सटीक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव परिणाम क्या होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी महज 12,000 वोटों से जीती थी और 2017 के विधानसभा चुनाव में वह 5,000 वोटों के अंतर से ही जीत पाई थी। ठीक है ओम बाबू, लौटूंगी मैं आपके पास में। कटहरी से मनीष वर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष, कौन से मुद्दे रहे जनता के बीच में हावी? हालांकि अगर हम राजनेताओं की बात कर ले या पॉलिटिशियन की बात कर ले तो विकास के मुद्दे पर कम ही इस बार वोट मांगे गए, लेकिन जनता के बीच में वो कौन से मुद्दे थे जिन पर जनता वोट डालने आज पहुंची? ये देखिए, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही सियासी पारा अम्बेडकर नगर में गर्म रहा, क्योंकि सपा की तरफ से आरोप लगाते रहे लगातार कि वोटरों को निकलने नहीं दिया जा रहा, वोटरों को बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर सियासी पारा पूरे दिन गर्म रहा। लेकिन मतदाता अपने घरों से निकले और वोटिंग हुई। 5 बजे के वोटिंग परसेंटेज की बात यदि की जाए तो लगभग 57% यहाँ पर मतदान हुआ है। पिछली आम विधानसभा चुनाव की बात की जाए 2022 की, तो लगभग 67% मतदान हुआ था। लगभग उसके लिहाजा 10% मतदान कम हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आम चुनाव में वैसे भी मतदाता ज्यादा निकलते हैं। उपचुनाव का माहौल था, इसमें मुद्दे कम होते हैं, लोग कम निकलते हैं अपने घरों से, इसकी वजह से कुछ मतदान प्रतिशत भी घटा है। लेकिन मतदाता अपने घरों से निकले और लगभग अच्छे वोट परसेंट यहाँ पर अच्छे वोट पड़े हुए हैं। अम्बेडकर नगर में बात की जाए तो कटेहरी विधानसभा सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। बसपा इस चुनाव में कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है अभी भी, और भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछली बार जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो 8,000 से कम मार्जिन के वोटों से लालजी वर्मा विधायक हुए थे और 8,000 कम वोटों से ही अवधेश द्विवेदी चुनाव हारे थे। तो इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर काफी अच्छी दिखाई देगी। यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 तारीख को कौन बाजी मारता है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। रतिभान त्रिपाठी भी हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतिभान जी, आपने कई चुनाव देखे होंगे और हर चुनाव किसी न किसी तरह से अलग होता है। इस बार के चुनाव की अगर बात करें, 9 सीटों की बात करें, किस तरह से आपको अलग नजर आया? कौन कौन से मुद्दे आपको लगा कि इस बार ज्यादा हावी नजर आए? देखिए, मुद्दों की बात अगर की जाए तो इस बार बेरोजगारी का मुद्दा और छात्रों के हित का मुद्दा, तो छात्रों के हित के लिए बात उठाई गई लोक आयोग प्रयागराज के लिए, वहां जो आंदोलन खड़ा हुआ ये मुद्दा बहुत गरमाया रहा।
हालांकि सरकार ने समय रहते उसका समाधान निकाल लिया, लेकिन ये मुद्दा तो गंभीर था। और दूसरी ओर विपक्ष की ओर से जो ये मुद्दे उठाए गए, इनका असर भी लोगों में दिखाई पड़ा। लेकिन सरकार, ये चूंकि उपचुनाव जो होता है वो आमतौर पर सत्ता पक्ष का चुनाव हुआ करता है, और अक्सर ये होता है उपचुनाव में सत्ता पक्ष ही जीता करता है। हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली अगर आए तो अलग विषय होगा, लेकिन ये चुनाव परिणाम जो जिस तरह से अभी रिपोर्टर्स पोल में ये बात आई कि 9 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है या उसके पक्ष में जाती दिख रही हैं, तो मैं ये इस पर कोई मुहर नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये आमतौर पर मान्यता है कि जो भी उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। और जहां तक कम वोटर निकलने की बात है, तो ये उपचुनाव में अक्सर वोटर्स में उदासीनता ऐसी रहा करती है, कोई नई बात। अब इस बार भी अगर लगभग एवरेज 10% वोट कम पड़ा है, तो ये कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं है, हमेशा उपचुनाव में ऐसा हुआ करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे पिछले भी हमने कई सारे ऐसे इलेक्शन देखे हैं जहां पर सत्ता पक्ष जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी को बाय इलेक्शन में जीत मिलती है। अब देखना होगा कि ये कितना सही साबित होता है इस बार एग्जाम्पल। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर बता देते हैं। टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो आपको बता देते हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ज्यादातर जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और रतिभान जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी को बढ़त मिलती हुई हमेशा देखी गई है। अशोक यादव जी के पास में चलते हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या रिएक्शन है एग्जिट पोल पर? देखिए, एग्जिट पोल की तो हवा निकल गई है। कई चुनाव में आपने देखा, लोकसभा चुनाव से लेकर के हरियाणा चुनाव से लेकर के कई चुनाव में एग्जिट पोल का हवा निकल गई है। तो एग्जिट पोल पे हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, अशोक जी, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हारने जा रही है, और वो सिर्फ मतलब हवा में नहीं सपा फिर 9 सीटें जीत रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में छात्रों ने अपना आंदोलन किया, जिस तरह से नौजवानों और किसानों को डीएपी नहीं मिली, जिस तरह से नौजवानों को अग्निवीर बनाया गया, जिस तरह देखिए सीरीज ऑफ ऐसी चीजें हैं इन्होंने किया कि इनके पास देखिए इतना खोखलापन रहा कि माननीय योगी जी को 7 साल में एक ऐसी उपलब्धि इनके पास नहीं थी जो बता कि वो अपने वोट जो है जनता से वोट मांग सके। सिर्फ और सिर्फ एक जहरीली जुबान थी उनके पास, इसके अलावा कोई एक सिंगल मुद्दा नहीं था कि जिस मुद्दे को उठा के वो जनता के बीच जाके वोट मांगते। तो इससे उनका खोखलापन साबित हो रहा है और उनकी पराजय भी साबित हो रही है। दूसरी चीज, जो इनके जो पुलिस विभाग ने जो गलतियां की, जो लोगों को धमकाया, तो ये सिर्फ लोगों को नहीं धमकाया। अशोक जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपने यहाँ पर किसानों की नाराजगी का जिक्र किया, स्टूडेंट्स की नाराजगी का जिक्र किया, पेपर लीक का भी मैं यहां पर जोड़ लेती हूं अपनी तरफ से। इसके अलावा आप महिलाओं और महंगाई की भी बात अक्सर समाजवादी पार्टी करती है, ठीक है? ये सारे मुद्दे वही हैं जो इससे पहले आपने लोकसभा में भी उठाए और विधानसभा में भी उठाए। उस वक्त इन मुद्दों का जादू नहीं चला। अब इस बार कैसे ये मुद्दे जनता के बीच में हावी आप देख रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी आधार पर जनता वोट देने वाली है? मुझे बड़ी आश्चर्य हो रही कि अगर भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों से 33 सीटों पे आ गई, उसके बाद भी आपको जादू नहीं समझ में आ रहा, तो दिस इज वेरी सीरियस मैटर। तो ये चीजें यानी कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें आपको मिली, उसी कॉन्फिडेंस पर आप कह रहे हैं कि ये 9 सीटें भी आप ही के खाते में जाने वाली है? बिल्कुल नलिनी जी, देखिए उसमें कोई लेश मात्र भी अंतर नहीं हुआ। जो चीज हमने उठाते थे हम लोग, लेकिन सर पीडीए का मुद्दा थोड़ा गायब दिखा ना इस बार तो बटोगे कटोगी राजनीति बीजेपी ने शुरू की, आप भी उन्हीं के पीछे लग गए थे। नहीं, देखिए बटोगे कटोगे तो खुद योगी जी बट गए थे। मौर्य जी कुछ अलग नारा दे रहे थे, मोदी जी कुछ अलग नारा दे रहे थे, तो ये बटोगे कटोगे खुद है भाजपा लोग बट गए थे। तो आपकी पार्टी ने भी तो उसी की तर्ज पर पोस्टर लगवाए ना? नहीं, हमने देखिए फिर बीजेपी वाले कह रहे थे आप लोग कुछ अपना लेकर आइए। हम लोग तो अपना लेके आ रहे हैं। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। हम लोग हमेशा नहीं, लेकिन मुद्दा तो देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वही उठाया गया, जैसा कि अमन ने भी जिक्र किया कि पोस्टर वही लगाए गए, यानी कि आप भी उसी मुद्दे को भुनाना चाहते थे और आप भी चाहते थे कि उसी मुद्दे पर वोट मिले। चलिए इस पर एक रिएक्शन कांग्रेस का भी जल्दी से ले लेते हैं। अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमजीद अहमद जी, आपका क्या रिएक्शन? अभी के जो एग्जिट पोल हैं, अलग अलग एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, पर ज्यादातर सीटें सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं।
देखिए, एग्जिट पोल तो मुझे लग रहा है कि कोई विषय भी रह गया उस पर बात किया जाए। जिस तरीके से एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल होते चले आ रहे हैं, चाहे आप लोकसभा में देख लीजिए या विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, तो एग्जिट पोल्स का तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर हमें डिस्कस करना चाहिए। और वैसे भी एग्जिट पोल जिसको जीतता हुआ दिखला रहा है वही हारता है, तो इसको इस तरीके से शुभ संकेत मान सकते हैं इंडिया गठबंधन दल के लिए कि जिसको एग्जिट पोल जिता दे तो ये मान के चलिए कि वो चुनाव तो हारना उसका तय है। तमजीद जी, तो कुल मिला के सपा की बात से सहमत है या फिर कुछ और भी आप अपनी तरफ से इनमें मुद्दे जोड़ना चाहेंगे? जी, समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसी से आप भी सहमत हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ और भी आप उसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैंने शायद आपने मेरा इनिशियल स्टेटमेंट सुन लिया होगा कि जो चुनाव हुआ है, जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है, मुझे लगता है इसका श्रेय पुलिस प्रशासन को मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने बंदूक दिखला के, लाठी दिखला के, गोली दिखला के, डर दिखला के लोगों को घरों में कैद करके जो वोट नहीं डालने दिया, तो इसका श्रेय चलिए इन सारे सवालों के जवाब आनंद दुबे जी से ले लेते हैं। आनंद जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक जी ने भी कई सवाल उठाए और उसके बाद में तमजीद जी ने भी कई बातें कही। अब दोनों ही सवालों का आप जवाब दीजिए। देखिए, दुष्यंत कुमार का बड़ा अच्छा शेर है कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे। सच कहा इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि लोकतंत्र के लिए काला दिन। बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ वोट देने पर एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई, पुलिस वालों पर पथराव करवाया गया, फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की गई। इस तरह की चीजें लोकतंत्र में जल्दी देखी नहीं जाती। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर अगर इस तरह की साजिश कर रही है तो जनता भी इसका जवाब लगातार दे रही। अब इन्होंने हमसे कहा कि 7 साल में योगी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, अखिलेश जी के पास बताने के लिए बहुत कुछ था, इसीलिए 17 में हार गए। उससे ज्यादा बताने के लिए हुआ तो 22 हार गए, उससे ज्यादा बताने के लिए हुआ तो उसके पहले 19 हार गए। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी तो बार बार लोकसभा के रिजल्ट का जिक्र कर रही है ना। उसका कहना है कि 2014 के बाद में 2019 और फिर 2024, यानी कि बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कम ही हुआ है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 2022 के चुनाव में लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हमने विकास का कार्य किया, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई। मानते हैं कि 2024 के चुनाव में जनता को बरगलाकर खटाखट फटाफट 1-1 लाख रुपया का झांसा देकर, फॉर्म भरवा के, झूठी सच्ची बातें बता के इन्होंने कुछ कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन आप देखिए हरियाणा में धूल धूसरित हो गए। और कम से कम अशोक यादव जी से कहिए कि मुझे आज बधाई तो दे दे, एग्जिट पोल पे झूठी सही बधाई दे दे। अच्छा, बीजेपी को 6 सीटों की उम्मीद है, 7 की, या फिर लग रहा है कि पूरी की पूरी बीजेपी के खाते में आने वाली है? आपने अभी झारखंड का भी दिखाया और महाराष्ट्र का भी नीचे आपके चल रहा था, मैं पढ़ रहा था। हाँ। वहां भी हम ही जीत रहे। अच्छा सर, बताइए ना, आप लोगों ने इंटरनल सर्वे भी किया होगा, ये तो एग्जिट पोल है, क्या लग रहा है कि इससे भी ज्यादा सीटें बढ़ने वाली हैं? समाजवादी पार्टी सभी 9 की 9 सीटें हारने जा रही है। और बीजेपी कितनी जीतने जा रही है? बीजेपी 9 की 9 जीतेगी, सपा 9 की 9 हारेगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें जीतेगी। लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसके नतीजे यही कह रहे हैं जो है कि यहाँ पर मैं चाहता हूं कि 23 तारीख को भी मेरे सामने रहे। ये इतने अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए कि मैं क्या बताऊं, और 23 को भी ऐसे ही मुस्कुराएंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए लौटेंगे हम आपके पास, चर्चा लगातार ऐसी जारी रहेगी। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। केदारनाथ से संदीप प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव। संदीप, आज पूरा दिन आपने रिपोर्टिंग की, आपने देखा कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच हावी रहे, लेकिन कई बार वोटिंग परसेंटेज बता देता है कि किस तरफ हवा है। आज का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है और यहाँ पर कौन कौन से चुनावी मुद्दे हावी नजर आए? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि आज जो केदारनाथ उपचुनाव का आज मतदान का दिन था और
56.78% मतदान केदारनाथ उपचुनाव में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि चुनाव में इस बार मतदान ज्यादा होगा, लेकिन उतना उत्साह मतदाताओं में नहीं देखने को मिला। लेकिन हालांकि सुबह जो 8 बजे का समय था, 8 बजे से 9 बजे के बीच अच्छा वहाँ पे मतदान हुआ है प्रत्येक पोलिंग बूथ पे, और काफी संख्या में वहाँ पे मतदाता पोलिंग के लिए आए। लेकिन उसके बाद जब 11 बजे बाद और उसके बाद 5 बजे तक का जो समय था, उसमें इतना फास्ट मतदान नहीं हो पाया, कम उत्साह वहाँ मतदाताओं को देखने को मिला। और रही बात मुद्दे के, तो केदारनाथ विधानसभा में 2-3 अहम मुद्दे हैं। जैसे केदारनाथ यात्रा की बात करें तो वहाँ पे केदार घाटी के तमाम परिवार हैं जो केदारनाथ यात्रा से रोजगार से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी लोगों में कई बार नाराजगी है कि यात्रा को लेकर कई बार दिक्कतें सामने आई हैं। और जो आपदा आई बीच में 31 जुलाई को, उसको लेकर भी लोगों में था कि जो रास्ते हैं उनको जल्द नहीं बन पाए थे वो रास्ते। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी ने काफी वहाँ पे कमबैक किया, मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की, और उसके बाद काफी देखने को मिला कि वहाँ पे बीजेपी कमबैक हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो मुद्दे हैं महिलाओं के, हम भी गाँव में रिपोर्टिंग के लिए गए तो कई गांव में महिलाओं का ये भी कहना था कि रोजगार, क्योंकि उनके बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार हैं घरों में, तो ये भी एक अहम मुद्दा था। इसके साथ ही जो, क्योंकि वो केदार घाटी और केदारनाथ विधानसभा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ लोगों कृषि पे ज्यादा, बागवानी कृषि पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। लोगों का ये भी कहना था कि गाँव में जो जंगली जानवर, बिल्कुल केदारनाथ के अपने मुद्दे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां यहाँ पर जिक्र कर रही हैं, जीत का दावा भी कर रही है। लेकिन अब कौन सी पार्टी को जीत मिलने वाली, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए आनंद दुबे जी के पास में चलते हैं। आनंद जी, सपा भी कह रही है कि 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर हम जीत दर्ज कर रहे हैं। विकास के मुद्दे इस बार आपकी टैगलाइन में कहीं नजर नहीं आए, फिर क्या लग रहा है, क्या आधार रहने वाला है जीत का? देखिए, विकास की बातें तो हमारे जितने नेता विधानसभाओं में लगाए गए थे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार लगातार जनता से कर रहे थे। हम संवाद कर रहे थे, समाजवादी पार्टी विवाद कर रही थी। यही अंतर हमारे में, हम संवाद में विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया, पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके पीछे पीछे घूम रही थी, रोज नए नए नारे बदल रहे थे। नहीं आनंद इनको जी, नारे का सवाल काट तो नहीं फिर मिल रहा पूछा जाएगा ना कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो फिर नारा देने लगे कि बटोगे तो कटोगे। अगर इस तरह की बात होती है तो फिर सवाल पूछे जाएंगे और ये वाजिब भी है। नहीं, देखिए, बटोगे कटोगे में क्या बुराई भाई? आपको समाज को तोड़ने वाली ताकतें बांट ना पाए और बांटने के बाद आपके हिस्से का माल काट ना पाए, इसीलिए योगी जी ने सतर्क किया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत नेगेटिविटी लगती है इसको सुनकर, यानी कि आप जो मैसेज देना चाह रहे थे उनको आप अच्छे शब्दों में भी कह सकते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो सुनकर कुछ अजीब नहीं लगा? देखिए, अखिलेश जी खुद ही नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, इसलिए उनको हर चीज नकारात्मक लगती है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के वचनों पर, बातों पर विश्वास करती है। लेकिन आनंद जी, विकास का मुद्दा तो गायब हो गया ना चुनाव से, और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी घेर रही है, झूठ को इनकार करती है, नकार देती है। अशीनम, इस पर जवाब ले लेते हैं अशोक यादव जी का। अशोक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बताऊं आपको, जो पृष्ठभूमि माननीय योगी जी की रही है, उस पृष्ठभूमि से अगर आप किसी अच्छे शब्दों का, अच्छे नारों का अगर उम्मीद कर सकती हैं, मुझे लगता है ये उम्मीद भी बेमानी है आप लोगों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। उनकी पृष्ठभूमि वही रही है, मारने काटने, और क्या क्या उनका उठा के देख लिए क्या क्या उनके जो रिकॉर्ड में है, जो एफिडेविट उन्होंने दिया है। खैर, वो बात अलग है। अभी आनंद भाई ने कहा कि हमको बधाई दे दीजिए, तो अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि जो ट्रेंड चल रहा है इधर, वो ट्रेंड के हिसाब से तो जो जीतता वो हार जाता है, तो कम से कम हमको बधाई इनको देना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल में तो ये जीत रहे हैं, तो इसका मतलब चलिए ये हार रहे हैं। और तीसरी चीज इन्होंने जो आपने कहा ना कि आप कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन आप लोकसभा का ट्रेंड उठा के देख लीजिए। लोकसभा के चुनाव में इनके नेता कर रहे थे नारा, अब की बार 400 पार, अब की उत्तर प्रदेश में कहते 80 में 80 जीत रहे हैं, तो वो भी ट्रेंड इनका झूठा ही हुआ। तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो बात 100% सही है, और जो ये कर रहे हैं ये बातें बिल्कुल 100% झूठी हैं। दूसरी बात, लोकसभा में सपा ने भी जितनी सीटों का वादा किया था उतनी सीटें थोड़ी ना आई थी समाजवादी पार्टी के खाते में। नहीं, 22 में 400 का अखिलेश जी ने। नहीं, सुन लीजिए, ऐसा है, देखिए, जो हमने वादा किया था, हमने जो आप भी तो 400 पार का नारा दे रहे थे, कहाँ आई 400 से ज्यादा सीटें? सर, खामखा की बातें कर रहे हैं आप भी। नहीं, किससे पूछ रही है सवाल? हमसे पूछ रही है। मैं उनको जवाब दे रही हूँ, सवाल मेरा आप ही से है सर, कि जितनी समाजवादी पार्टी ने सीटों की बात कही थी उतनी नहीं आई थी लोकसभा में भी।
देखिए, मैं शीनम जी ये कहना चाहता हूँ, जो स्थिति थी, जो आपने कल आपके चैनल पे एक डिबेट हुई थी, और जो चुनाव आयोग को हम लोगों ने लेटर लिखा था, इसका मैं संज्ञान लेके आपको बताना चाहूंगा कि जो लेटर हमने लिखा था, इसको पूरी सभी लोगों ने एक निगेटिव बात चलाया कि समाजवादी पार्टी ये लेटर लिख रही चुनाव आयोग की आईडी चेक न करे पुलिस वाले। लेकिन चुनाव आयोग को हम लोगों ने संतुष्ट किया, चुनाव आयोग हमारी मांग से संतुष्ट हुआ, और वही बात हुई, जिस चीज की शंका थी हम लोगों को, वही शंका हमारी आज सही साबित हुई, जो कि चुनाव आयोग के एकदम सटीक जो उसका गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को वायलेट करते हुए नजर आई योगी सरकार की पुलिस। वो पुलिस वाले क्यों आईडी चेक कर रहे थे? चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े लोकतंत्र के दुश्मन सारे सवालों का जवाब मैं ले लूंगी, योगी सरकार है। सर, आनंद जी वैसे भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपकी बातों का जवाब लूंगी, लेकिन आप मुझे बहुत संक्षिप्त में बताइए कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता ने वोट डाले हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, इस प्रदेश का जो छात्र और नौजवान, हर प्रदेश और हर देश के जो बैकबोन होते हैं, उस देश के प्रदेश के छात्र और नौजवान होते हैं, उस बैकबोन के उन्होंने तोड़ने का काम किया है। लगातार सीरीज ऑफ पेपर लीक्स, लगातार उनके नौकरियों पे ग्रहण, लगातार उनके ऊपर इस तरह से अन्याय। आप आरओ की भर्तियां देख लीजिए 2020-21 में, हर 5वां व्यक्ति इनके रिश्तेदार। तो जो नौजवानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, एनसीआरबी के डेटा में क्राइम अगेंस्ट वेमेन नंबर 1, तो ये सारे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के आधार पे इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अपराध की भी आपने बात की, कानून व्यवस्था की हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले से काफी बेहतर हुई है, और ये बात आप भी मानते हैं, आंकड़े भी बताते हैं। तो ऐसे में अपराध के मुद्दे को तो आप नहीं कह सकते। लेकिन अब सवाल आनंद दुबे जी से मेरा रहेगा, आप भी एक बार बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि विकास के मुद्दों को इस बार बीजेपी ने नहीं उठाया, इस बार अन्य मुद्दों पर ज्यादा बात की गई। तो कौन कौन से विकास के मुद्दे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, आनंद जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी दर 17.4 थी, आज वो 4% से नीचे। उत्तर प्रदेश के जो जीडीपी थे वो 12 लाख करोड़ थे। आप ये 17% का आंकड़ा बता रहे हैं, ये कोविड के दौरान की बात है, ये कोविड के वक्त में ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई थी। 12 से लेकर 17 के बीच में ही इनका आंकड़ा रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी थी, जिसको लेकर एनसीआरबी ने भी रिपोर्ट पब्लिक की थी, वो आंकड़ा कोविड के वक्त का था। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एनसीआरबी ने बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया था। दूसरी चीज, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का सुशासन पेश किया है, इसकी पूरी देश और दुनिया में तारीफ हो रही है। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बदहाल किया था, उसकी भी चर्चा होती है। और योगी जी के लिए कहता हूं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो उन्होंने जनता का दिल जीता है, जनता का विश्वास जीता है, इसलिए जनता उनको वोट कर रही है, इसलिए जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, पार्टी भी पिता द्वारा मिली, सत्ता भी पिता द्वारा मिली, न पार्टी संभाल पाए न सरकार संभाल पाए, उत्तर प्रदेश को और बदहाल कर गए। तो ऐसे लोगों पे जनता कैसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमित मालवीय का समाजवादी पार्टी पर हमला। समाजवादी पार्टी ने अराजकता की हद पार की, ये गुंडों और माफिया की पार्टी है, ये कहा गया। साथ ही सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं जिनकी तरफ से ये बात कही गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है। सपा ने अराजकता की हद पार की है और ये गुंडों और माफिया की पार्टी है, सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है।